तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, लोग कुषाण तक पढ़ चुके थे लोग। आज हम लोग क्या पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। पिछले क्लास में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। जितने नए बच्चे हैं ना, उनको बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि जो नए बच्चे उनको पता नहीं रहता है कि क्लास कैसे चलते आ रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या काम बनता है कि प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। शुरू से अगर देखते आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से आपको इतिहास समझ आएगा। इतिहास एकदम कहानी है, कहानी सुनते आओ एकदम समझ आएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो और जितने भी जो नए बच्चे हैं वो क्या करें कि वीडियो को देखें। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दे, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। आराम से उसको वीडियो को देखते रहें और ज्ञान प्राप्त करते रहें। ठीक है, और जितने भी पुराने बच्चे हैं या जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उनका क्या काम बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। देखिए, एक बच्चे अगर 3-4 बच्चों के पास अगर शेयर कर रहे हैं तो हमारी सब्सक्राइबर बढ़ते रहेगी, और जो हमारे अंदर की जो पढ़ाने की जो कीड़ा है ना, उसको संतुष्टि थोड़ा मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल, कौन, आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, तो गुप्त वंश के बारे में शुरू करें। देखो, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं कि गुप्त कौन थे। जो बच्चे मेरा पिछला क्लास देखा होगा उसको ऑलरेडी पता होगा कि गुप्त कौन थे। कुषाणों के सामंत थे। अब सामंत क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ। एक ही बात को 10 बार बताने से कोई फायदा नहीं है। शुरू से देखते आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। तो किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत कौन थे? गुप्त थे। कौन थे? गुप्त जो है कुषाणों के सामंत है। ठीक है, अब जो सामंत इसमें जो था, कौन सामंत जो था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन हो गया, जो श्रीगुप्त था ना, उसके पास इतना ज्यादा जमीन हो गया कि वो कुषाण से भी आगे निकल गया। वो क्या किया, कुषाणों को मार के, दाब के, और खुद एक नया राजवंश शुरू कर दिया। उसका नाम था क्या? गुप्त वंश। एक नया वंश शुरू कर दिया, गुप्त वंश। किसने शुरू किया? श्रीगुप्त ने। किसने? याद रखना, श्रीगुप्त ने। एक और अगला जो उत्तराधिकारी था, अगला शासक जो था, उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। घटोत्कच और श्रीगुप्त दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, जो गुप्त वंश की है स्थापना कर रहा है। लेकिन पूरा तरह से पूरे जो कुषाणों का साम्राज्य था वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में नहीं आ पाया था। किसने कंट्रोल में लिया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कंट्रोल में लिया। इसीलिए वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वही जो आया पूरा कंट्रोल में, पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर पाया। ठीक है, अब समझ आया क्यों कहा जाता है उसको वास्तविक संस्थापक। यानी कि संस्थापक है श्रीगुप्त और घटोत्कच, लेकिन रियल यानी वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है शादी केकरा से कर रहा है? तो इसकी पत्नी का नाम है कुमार देवी, और ये जो है लिच्छवी की राजकुमारी है। क्या है? लिच्छवी की राजकुमारी, नाम है कुमार देवी। उनसे शादी कौन कर रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम शादी कर रहा है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में यानी कि इस खुशी में उसने क्या किया? राजा रानी की सिक्का चलाया। पूछता है क्वेश्चन कि राजा रानी की सिक्का किसने चलवाया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया। किस उपलक्ष्य में? तो अपनी रानी की शादी, मतलब शादी के उपलक्ष्य में, लिच्छवी की राजकुमारी से शादी करने की खुशी में ये राजा रानी के सिक्का चलवाया था। किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब इसका जो बेटा हो रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का, यानी कि कुमार देवी का जो पुत्र है, क्या नाम है उसका? श्रीगुप्त। सॉरी, श्रीगुप्त उसका बाप था समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। ठीक है, यानी कि देखो, कुमार गुप्त के ही बेटा था। क्यों बोला मैंने? क्योंकि राजाएं जो थे बहुत सारे शादियां करते थे, इसीलिए माँ का नाम याद करना ज्यादा जरूरी था कि किसका बेटा था। बाप का तो सबको पता था कि चंद्रगुप्त का ही बेटा होगा। ठीक है, लेकिन माँ कौन थी? तो कुमार देवी माँ थी, वही कुमार देवी जो लिच्छवी की राजकुमारी है। इसीलिए समुद्रगुप्त जो था अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा था। लिच्छवी दौहित्र मतलब क्या होता है? लिच्छवी का पोत, लिच्छवी का नाती, सॉरी, लिच्छवी का क्या? नाती। कैसे नाती? मान लो समुद्रगुप्त का ममहर ही होगा ना लिच्छवी। क्यों लिच्छवी ममहर होगा? क्योंकि लिच्छवी की ही थी ना उसकी माँ। तो क्या हुआ? लिच्छवी उसका ममहर हुआ, यानी वहीं पे उसका ननिहाल हुआ। तो ननिहाल जब हुआ तो वही ना बोलेगा लिच्छवी का मैं नाती हूँ, यानी उस क्षेत्र का मैं नाती हूँ। कौन नाती है? समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त अपने आप को क्या बोलता था? लिच्छवी दौहित्र, यानी लिच्छवी की नाती। समझ आया क्यों बोलता था? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीत चुका था, दक्षिण भारत को 12 राज्यों को जीत चुका था। कौन जीता था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था ना, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और किसने कहा था? B.S. स्मिथ, जो एक इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार है, B.S. स्मिथ, उसने कहा था कि जो भारत का नेपोलियन कोई है तो कौन है? समुद्रगुप्त है। यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये बात कहा किसने था? एक इतिहासकार है, उनका नाम है B.S. स्मिथ, उसी ने कहा था। ठीक है, अब यहाँ देखो,
भारत का नेपोलियन कहा जाता है, धरणीवध कहा जाता है, धरणीबंध। धरणीबंध क्यों कहा जाता है इसको? ये बहुत सारे क्षेत्रों को जीत चुका था, यानी बहुत सारे जगहों पर ये अपने कब्जा में कर चुका था समुद्रगुप्त, इसीलिए इसको धरणीबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरणीबंध। इसके समय में हुंडों का आक्रमण भी हुआ था, वो आगे भी बताएंगे, बस इतना समझो कि समुद्रगुप्त के समय में हुंडों का आक्रमण था। अब हुंड कौन थे? हुंड एक प्रजाति था, मतलब वो एक अलग लोग थे। वो एक हुंड लोग झुंड में आते थे, मान के चलो, और वो कहीं कहीं पे आक्रमण करते थे। हुंडों का आक्रमण कब हुआ? समुद्रगुप्त के समय में भी हुआ था। ठीक है, अब उसके बारे में फिर बताएंगे आगे। पुराण में लिखा हुआ है, पुराण पढ़ा चुके हैं, मतलब वेद पुराण उपनिषद ये सारी चीजें तो बता ही चुके हैं। तो पुराण में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्रों का पानी पीता था। 3 समुद्रों का पानी पीता था, ये कैसे हो गया? ये बताओ कैसे हो गया? चलो यहाँ बताते हैं। मान के चलो हम लोग को दक्षिण भारत कैसे फोटो में हो, या दक्षिण भारत का, या नीचे में हम लोग श्रीलंका है, पता है कि नहीं पता? इतना मैप तो कम से कम इतना पता होना चाहिए। इस साइड में है का अरब सागर, इधर है बंगाली खाड़ी, नीचे है हिंद महासागर। तो कहने का मतलब था, पुराण में लिखा हुआ था कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है तीनों समुद्र का पानी पीता, यानी कि यहां तक समुद्रगुप्त का शासन है। अभी थोड़ा है कि घोड़वा जाकर पानी पीता होगा अरब सागर के जाके, फिर बंगाल खाड़ी के जाकर पी के, फिर हिंद महासागर के, अब जाकर थोड़ा पीता होगा समुद्र का पानी। कहने का मतलब पुराण में जो डायलॉग लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या हुआ कि यहां तक शासन, तब है ना जी, यहाँ जो है एउजन का पानी आ रहा है, एउजन का पानी यानी कि अरब सागर का, बंगाल खाड़ी का, नीचे का हिंद महासागर का, तीनों जगह का पानी यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक कहने का मतलब है, पुराण में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो है शासन दक्षिण भारत के अंतिम छोर तक उसका शासन था, यानी वहां तक उसका कब्जा था। वही डायलॉग लिखा, अभी नहीं कि घोड़ा 3 लिखा है उसमें कि घोड़ा जो था 3 समुद्र का पानी पीता था, जाकर 3 समुद्र का पानी पीता था, ऐसे थोड़ा होता है। मतलब वो लिखा है, एक डायलॉग लिखा हुआ है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? अब समझो, उसके बाद श्रीलंका मंदिर लिखे, तो यहां तक तो समझ ले हम लोग। श्रीलंका मंदिर क्या लिखे हैं कि श्रीलंका का जो राजा था समुद्रगुप्त के पास एक अपना राजदूत भेजा। राजदूत भेजा किस लिए भेजा? कि हम जो है बौद्ध मंदिर बनवाना चाहते हैं आपके देश में, क्या आप परमिशन देते हैं? तो समुद्रगुप्त परमिशन दे दिया। लेकिन हालांकि जो गुप्त वंश जो था टोटली हिंदू धर्म को फॉलो करता था, यानी कि हिंदुओं का सबसे ज्यादा उदय जो हुआ इसी वंश में हुआ, यानी समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त छोड़ो, गुप्त वंश जो था वो हिंदुओं को ज्यादा प्रचार प्रसार करता था, यानी हिंदू धर्म को असली जो है यहाँ पहचान मिली तो कब? ये गुप्त वंशों में। बाकी जितने भी राजा हैं, कोई बौद्ध धर्म को माना, कोई जैन धर्म को मानता था, लेकिन ये पूरे तरह से हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले कौन वंश था? तो गुप्त वंश था, याद रखना। लेकिन ये कहानी क्यों बता रहा हूं कि श्रीलंका का जो राजा था वो बोला कि बौद्ध मंदिर बनवाना है, बनाने दीजिए हमको। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था सहिष्णु था, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला था। किसी भी धर्म को, मतलब सभी धर्मों को सम्मान देता था, मानने वाले का मतलब नहीं, सम्मान देता था। किसी धर्म में ये नहीं था कि वो कट्टरवादी नहीं था। मतलब बौद्ध धर्म को बोला, लेकिन बौद्ध धर्म का मंदिर बनवाना है तो बोला हाँ कहीं नहीं, बनवाइए, क्या दिक्कत है? मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, कुछ बनवाना है बनवाइए, हमको थोड़े कोई इतराज है। तो यानी वो सभी धर्मों को सम्मान करने वाला व्यक्ति था। समझ आया कि नहीं समझ आया? ऐसे भी जो व्यक्ति अपनी माँ की सम्मान करने वाला होता है वो सबको सम्मान करता है। और ऊपर ही बता दीजिए कि अपने आप को क्या बोलता था? लिच्छवी दौहित्र, यानी खुद को कहता था कि हम, मेरी पहचान मेरी ननिहाल या मेरी माँ से होनी चाहिए, बाप से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो माँ को फॉलो करता है एक्चुअली में वो थोड़ा सा दिल का अच्छा भी होता है। ठीक है, तो अब समझो, उसके बाद समझो उसके बाद लिखा है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है उसमें उसकी विजय अभियान की चर्चा है। क्या है? यानी कि पूछेगा समुद्रगुप्त की विजय अभियान की चर्चा, यानी विजय जितना भी जहां भी जीता है उस विजय अभियान की चर्चा किस अभिलेख में है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, याद रखना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या है? समुद्रगुप्त की विजय की चर्चा की गई। ठीक है, उसके बाद ये खुद एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक का नाम है कृष्ण चरित्र। देखो, समुद्रगुप्त बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत पढ़ा लिखा, उसको कविराज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कविराज। क्या? कविराज बोला जाता है। वो एक बुक लिखा हुआ है, उस बुक का नाम है कृष्ण चरित्र। क्या नाम है? कृष्ण चरित्र। किसका लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त द्वारा लिखा गया है, और ये बहुत ज्यादा जानकार था, इसीलिए इसको कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज भी कहा जाता है। इसने एक सिक्का चलवाया, इसके एक सिक्का मिला हुआ है, उस सिक्का पर इसका सैनिक वेशभूषा वाला फोटो है, और साथ में एक वीणा बजाते हुए, मतलब वीणा हाथ में लिया हुआ है। यानी कि इससे क्या पता चला? समुद्रगुप्त जो था वीणा बजाने का, वीणा होता है ना, एक वायलिन वगैरह की तरह रहता है, जैसे सितार वगैरह होता है, सितार गिटार वगैरह जो भी होता है उसी तरह वीणा भी होता है। ठीक है, तो वीणा बजाने का शौक था किसको? समुद्रगुप्त को शौक था वीणा बजाने का। इसका प्रमाण हम लोग को उसके सिक्का पर मिलता है, क्योंकि सिक्के पर सैनिक का वेशभूषा में है और साथ में वीणा लिए हुए है, और मतलब वीणा लिए हुए बजाते हुए उसका फोटो है किस पर? सिक्का पे है। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया?
अब देखें क्या रामगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त को अच्छे से समझ आया, एकदम कहानी की तरह समझे कि नहीं जी, एकदम डिटेल में समझे कि नहीं, बहुत बेहतर तरीके से। अब आओ रामगुप्त के बारे में। रामगुप्त कौन है? तो रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का बेटा हो जाएगा, उसका उत्तराधिकारी हो जाएगा। रामगुप्त जो था बहुत ही बकलोल शासक था, मतलब एक थोड़ा सा डरपोक शासक था, जुआ वगैरह बड़ी ज्यादा खेलता था। इसकी पत्नी, इसकी मेहरारू का नाम था देवी। क्या नाम था? देवी। क्या नाम था? देवी, बस देवी नाम था। कुमार देवी तो चल जाएगा किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम। इसका नाम था क्या? रामगुप्त का पत्नी का नाम देवी था। और ये क्या करता था? रामगुप्त बड़ी जुआ खेलता था, अयोग्य शासक था, यानी कि बेकार शासक था। एक और भाई था, उस भाईवा का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। वो बड़ी गुस्सियाता था, लेकिन बड़ा भाई था रामगुप्त, इसीलिए ये शासक बन गया। लेकिन कोई योग्य शासक नहीं, ये जुआ खेलता था। और जुआ में क्या हुआ, एक बार की कहानी है कि जुआ में क्या हुआ, वो जुआ खेलते खेलते अपनी पत्नी की भी बाजी लगा दिया और पत्नी को भी हार गया। अब पत्नी को हार गया और जो जीता तो जाहिर सी बात है वो पत्नी को लेकर जेबे करेगा। ये बात पता चल गया किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। वो बड़ी गुस्सा है कि हमारा भाई कैसे खचड़ा है, बताइए, जुआ में मेहरारू के हार गया है। और गुस्साया हुआ आया, क्या किया, जो लेके गया था उसकी मतलब उसकी भाभी को, उन लोगों को मार कर लेके आया अपनी भाभी को, और खुद क्या किया, अपने भाइयों को भी मार दिया। कि ऐसा नपुंसक अगर भाई रहेगा तो खुद तो बर्बाद होवे करेगा, पूरा जो राज्य है उनको उसको भी बर्बाद कर देगा। तो अपने यानी रामगुप्त को कौन मार दिया? उसी का भाई चंद्रगुप्त द्वितीय मार दिया। अब मार दिया तो क्या हुआ, अब उसकी भबिया से, यानी अपनी भबी, यानी उसकी जो उसकी भाभी थी देवी, उससे खुद शादी कर लिया। देवी से कौन शादी कर लिया? कौन शादी कर ले रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय शादी कर ले रहा है, क्योंकि वो देखा कि इसकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी उस समय के समय में सती प्रथा चलती थी। अब सती प्रथा क्या है आगे बताएंगे, बस इतना धैर्य रखो, सब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ जो कहानी भूल जाएंगे लोग, इधर उधर चल जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं भूलूंगा, तुम भूल जाओगे। कहानी इधर उधर करूंगा, मुझे तो पूरा कहानी याद है, लेकिन तुम भूल जाओगे इधर उधर बताने लगेंगे। तो कहाँ बता रहे थे? रामगुप्त जो था अयोग्य शासक था, अपनी पत्नी को हार गया था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बन जाता है, रामगुप्त को भी मार देता है, और उसकी पत्नी को यानी अपनी भाभी से खुद शादी कर लेता है, देवी से। इसकी चर्चा जो है चंद्रगुप्तम जो है, कुमार जो देवी चंद्रगुप्तम जो है, इसी नाम से एक बुक लिखा गया है। वो बुक किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। कौन लिखा है? विशाख दत्त ने एक बुक लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम नाम का एक बुक लिखा है। उसमें ये चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की कहानी को उसमें लिखा गया है। उसी कहानी से हम लोग को भी जानकारी मिला, ठीक है। अब देखो उसके बाद रामगुप्त के बारे में बता दिए, ठीक है। यहाँ देख रहे चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त ने पुस्तक लिखा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते लो। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शकों का आक्रमण हुआ। शक जो शासक थे, शकों का आक्रमण जो होता है किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनको मार काट के छितार उतर के भगा देता है। तो इस खुशी में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपने आप को एक उपाधि देता है। कौन सा उपाधि? विक्रमादित्य उपाधि देता है। विक्रमादित्य मतलब क्या होता है? बहुत बलशाली, बहुत पावरफुल आदमी, सूरवीर, ठीक है। यानी कि अपने आप को उपाधि क्या देता है चंद्रगुप्त द्वितीय? विक्रमादित्य की उपाधि देता है कि हम सूरवीर है। शक आए थे, शकों को एकदम सकसका के भगा दिया, मारपीट के, ठीक है। कौन दिया? चंद्रगुप्त द्वितीय दिया। धर्म इन लोग की क्या थी? हिंदू धर्म, यानी अभी बताए थे कि हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे। इन्हीं के समय हिंदू धर्मों का बहुत जोर शोर से उदय हुआ। उससे पहले जितने भी राजवंश थे वो अलग अलग धर्मों को मानते थे, लेकिन ये जो है टोटली हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानता था। हालांकि हिंदू धर्म मानते थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ऐसा नहीं कट्टरवादी थे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, यानी विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। याद रखना, क्वेश्चन ये आएगा, नवरत्न। फिर आगे पढ़ेंगे लो, अकबर के समय भी नवरत्न थे, याद रखना पूछेगा। प्राचीन भारत में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न दरबार थे। एक और आएगा अष्टदिग्गज, वो शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे तब। तो अभी धरे रखो, उसको भी बताएंगे। अभी बस इतना समझो, नवरत्न जो थे प्राचीन भारत में, नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में थे। उसमें कौन कौन थे? कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। ये लोग जो थे, ये चार जो बहुत फेमस आदमी हैं, कालिदास, अमरदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी। धन्वंतरी तो ये वैद्य वगैरह थे। अब कालिदास वगैरह को सब कोई जान भी करते हैं, ठीक है। तो अब एक और चीज यह क्या लिखा हुआ है, फहयान जो है वो कौन है? फहयान कौन है? अब फहयान है कौन? तो फहयान एक चीनी यात्री है जो चीन से आ रहा है। कहाँ? इंडिया में आ रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में क्या करने? घूमने आता है, यहाँ दर्शन वगैरह करने आता है भारत में। यानी पूछे क्वेश्चन कि चीनी यात्री फहयान किसके दरबार में आया था भारत? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और उस ससुर आया था, आने के बाद यहाँ से जब गया तो वो किताब लिखा। वो किताब का क्या नाम है? फू क्यू की।
फ से फयान, फ से फू क्यू की। ससुरा चाइना वाला का नमो ऐसा का रहता है और किताबो ऐसा का रहता है। फू क्यू की, चू चा ची का नाम रखता है सब। तो फयान क्या बुक लिखा, फू क्यू की, समझ आए कि नहीं समझे? बस इतना रहेगा, फ से फयान, फ से फू, फू क्यू की, समझ आए कि नहीं समझे? अब उसके बाद पढ़ेंगे लोग कुमार गुप्त के बारे में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आ रहा है, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त में इसलिए पढ़ना जरूरी है, बस एक ही पॉइंट जानना जरूरी है, कुमार गुप्त क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कौन सा विश्वविद्यालय का स्थापना किया, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज भी वर्ल्ड लेवल पर फेमस है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की पहली जो विश्वविद्यालय है, कौन सी विश्वविद्यालय है, विश्व की पहली विश्वविद्यालय कौन सी है, नालंदा है? नहीं, तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सी है? देखो बहुत सारा क्वेश्चन एकदम उबिया गया होगा, सब बोला होगा नालंदा विश्वविद्यालय, नहीं, विश्व की सबसे पहली विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सी? तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है, लेकिन पहले भारत में ही था, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत में था जी, 1947 के बाद ना अलग हुआ। तो कहाँ है? तलवंडी जो क्षेत्र है, ये रावलपिंडी जो क्षेत्र है, तलवंडी बोला, रावलपिंडी जो क्षेत्र है, वहीं पे तक्षशिला जगह है। कौन बनवाया था? राजा तक्ष राजा बनवाए थे। कौन से विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछता है, विश्व के पहला ऐसा विश्वविद्यालय जहां हॉस्टल सुविधा थी, कहां थी? नालंदा विश्वविद्यालय में हॉस्टल सुविधा थी। ठीक है, समझ आया कि नहीं समझ आया? और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। बस समझ आया, बस इतना ही जानना है, कुमार गुप्त ने। और तक्षशिला किसने बनवाया था? तक्ष राजा ने बनवाया था। अब जानना है स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो स्कंद गुप्त के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि सुदर्शन झील, जूनागढ़, हुंड आक्रमण। तो सुदर्शन झील से आप लोग को याद आ रहा है कि इससे पहले भी सुदर्शन झील के बारे में बता चुका हूँ। जब मैं रुद्रदामन के बारे में पढ़ा रहा था, रुद्रदामन के बाद जब उसके बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैं बोला था कि रुद्रदामन ने क्या किया था, सुदर्शन झील की साफ सफाई कराया था। और उसी समय एक जूनागढ़ अभिलेख लिखा था, उस अभिलेख में लिखा हुआ था कि ये जो झील है ये मैं नहीं बनवाया हूँ, ये किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया है, और मैं इसका साफ सफाई करवा रहा हूँ। किसने लिखा था उस समय? रुद्रदामन ने लिखा था। और उसी समय मैं बोला था कि फिर स्कंदगुप्त क्या किया, उसी झीलवा का साफ सफाई कराएगा। तो स्कंदगुप्त, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, कि स्कंदगुप्त क्या किया, उसी सुदर्शन झील का साफ सफाई करवा रहा है। और वो क्या लिख रहा है उसी जूनागढ़ अभिलेख में? उसी जूनागढ़ अभिलेख का नीचे लिखवा दिया कि ये जो झील जो है मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया है। इसका जो है साफ सफाई एक बार कौन करा चुका है? रुद्रदामन करा चुका, और एक बार फिर मैं इस झील का क्या कर रहा हूँ? साफ सफाई करा रहा हूँ। ठीक है, और जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, वो पहला ऐसा अभिलेख है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। याद रखना, क्या किया गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब हम लोग देखना क्या, भानुगुप्त। भानुगुप्त जो थे, जो गुप्त वंश के भानुगुप्त थे, इनमें एक एरन अभिलेख मिला। बस इसमें से यही याद रखना, भानुगुप्त के समय में एक एरन अभिलेख मिला जिसमें सती प्रथा होने की चर्चा कही गई। अब सती प्रथा क्या है? देखो, सती प्रथा के बारे में आगे भी बताएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा आएगा, इसका चर्चा बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, राजा राममोहन राय से बहुत ज़्यादा लड़े हुए थे इसके विरुद्ध में। इसका आगे पढ़ाएंगे, एकदम घबराने की जरूरत नहीं, सब पढ़ाएंगे, एकदम धैर्य रखो। तो सती प्रथा सब छोटा मोटा में समझ लो कि सती प्रथा, हस्बैंड मर जाने के पास वाइफ अगर जिंदा है तो उसको भी चिता पर बिठा दिया जाता था, और उसको भी पति के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, यानी कि पति मर गया तो पत्नी को भी जबरदस्ती जला दो, ये हिंदू धर्म में था। यानी कि सती प्रथा जो थी वो क्या प्रमाण मिलती है? एरन अभिलेख से मिलता है कि गुप्त के वक्त में भी, यानी गुप्त शासन काल में भी सती प्रथा प्रचलित थी, यानी सती प्रथा चल रही थी। बाद में इसको खत्म किया गया। ठीक है, तो किस अभिलेख से मालूम चलता है सती प्रथा के बारे में? एरन अभिलेख से मालूम चलता है। और ये एरन अभिलेख किसके शासनकाल में मिला है? तो भानुगुप्त के शासनकाल में गुप्त वंश में मिला है। ठीक है, अब अंतिम जो शासक है गुप्त वंश का, कौन है? अंतिम शासक जो है विष्णुगुप्त है। कौन है अंतिम शासक? याद रखना, विष्णुगुप्त। प्रथम शासक श्रीगुप्त, उसके बाद एक और था घटोत्कच। वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसको एकदम डिटेल में क्लियर दिमाग में लोड कर लेना। ठीक है, अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त में क्या है? हुंडों का आक्रमण हुआ, हुंडों का आक्रमण होता है, ये खत्म हो जाते हैं और इनका विनाश हो जाता है। किनका विनाश हो जाता है? गुप्त वंशों का विनाश हो जाता है। समझे? यानी कि विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक, वो थोड़े कमजोर शासक हैं। उस समय फिर से हुंड वाले आक्रमण करते हैं और ये क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इनका वजूद खत्म हो जाता है गुप्त वंशों का, और यहीं से इनका वंश खत्म हो जाता है। और इनके जो सामंत थे, यानी कि इनके भी कोई ना कोई सामंत होगा, तो इनके सामंत थे पुष्पभीति वंश। पुष्पभीति वंश, पुष्यमित्र शुंग नहीं, शुंग वंश को उधर चले गए, या एकदम नाम स्पष्ट याद रखना, ये है पुष्पभूति वंश। इसको वर्धन वंश भी बोलते हैं या पुष्पभूति वंश भी बोलते हैं। अब ये पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में कल की वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। आज हम लोग गुप्त वंश के बारे में जितना डिटेल में समझा गया है, कसम से बताना किन किन बच्चों को नहीं समझ आया है।
जो जिसको नहीं समझ आया कमेंट कर कर जरूर बता रहे। इतना कहानी की तरह इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से हमको नहीं लगता है कि कहीं और समझाने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है और आपको बुद्धि में घुसा, भेजा में घुसा, समझ आया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, और जो सब्सक्राइब मतलब कर चुके हैं वो शेयर करें और सब बच्चों को, ताकि और सब बच्चे भी इसको देख सके। खाली आप ही थोड़ा फ़ायदा उठाएगा, और सब बच्चों के पास भेजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। तो अब हम लोग पुष्य भीति या वर्धन वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लोग। तो यहीं पे इस वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।